दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 44वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब बलवंत ये बोलकर बाहर आ गया था कि वो उनके घर छोड़कर जा रहा है, तो बाहर खड़े शोफर से क्षमा याचना मांगता हुआ बलवंत वहां से चला गया, मगर अपने पीछे एक सनसनी, एक तनाव छोड़ गया। उसे जाते देखकर वहां व्हीलचेयर पर बैठी सीमा अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फपक कर रो पड़ी। वहीं बलवंत के अंतिम शब्दों को याद करके गजराज के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे अंदर दहल कर रह गया था वो। उसका दिल कह रहा था कि अंधा पाजी निश्चय ही फिर कोई नई अड़चन खड़ी करेगा। संभव है कि इन वक्त पर कोई मुसीबत खड़ी कर दे। सारी रात गजराज सो नहीं सका। सोचता रहा कि ही सीमा की हत्या कर देना ठीक है। क्या वे सब लोग सारी हकीकत समझ नहीं जाएंगे? जिन्होंने आज का झगड़ा देखा, उन लोगों में से रो के जासूस भी हैं। क्या ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं कि अगले दिन एक्सीडेंट करने के लिए मैंने पहले ही दिन शोफर नहीं रखे जाने दिया था? उसने फैसला कर लिया कि योजना के फाइनल अंग को वो कल नहीं बल्कि आगे आने वाले किसी शनिवार को पूरा करेगा। परंतु तभी जेहन में बलवंत उभर आया। विचार उठा, मगर एक हफ्ते का समय मिलने पर वो पाजी आसानी से कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। अतः ये काम उसे कल ही फाइनल कर लेना चाहिए। सोचते सोचते वो सुबह हो गई, मगर वो कोई फैसला नहीं कर सका। एक्सीडेंट आज ही के दिन कर देना उसे सबके हकीकत समझ जाने का डर था। हफ्ते भर के बाद उसे पूरा विश्वास हो गया कि बलवंत कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। यहाँ तक कि सीमा का साथ लेकर वो मर्सिडीज में पागल खाने के लिए रवाना हो गया। दिमाग में तब भी कोई एक फैसला नहीं था। कुछ ही दूर की यात्रा के बाद उसने ताड़ लिया कि रो के जासूस आज काली एम्बेसडर में काली मर्सिडीज के अंदर सीमा और गजराज के बीच संपूर्ण खामोश थे। अगली सीट पर ही गजराज के बगल में बैठी सीमा गुमसुम थी। उसकी गुमसुम बैठी होने के कारण तो गजराज बेचारा तब पूछता जब उसकी उलझन से बाहर निकलता। कैसी अजीब विडंबना थी। हत्यारा खुद नहीं जानता कि आज की हत्या करने वाला है या अगले हफ्ते। हजार डर, हजार शंकाएं उसे त्रस्त कर दिए जा रही थी। गजराज को हैरत थी कि उसने अपनी योजना उसे निहायत इजी और फुल प्रूफ लगी थी। उसे के क्लाइमाक्स पर वो इतने तनाव में क्यों था? उलझन में फंसे ही फंसे उसे ख्याल आया कि हत्या आज करनी है या नहीं, मगर रो के जासूसों को दिखाने के लिए उसे नाटक तो दोनों ही हालातों में करना ही था। अतः पैरों पर जोर जोर से ब्रेक पैडल पटकता हुआ बोला, ओफो, ब्रेक फिर से लूज हो गए। अपने सोचों से उभरती हुई सीमा ने कहा, साइड में रोककर कस लो। कसने तो पड़ेंगे ही। एक्सीडेंट हो गया तो सबको तुम्हारे अंकल की बात ठीक लगेगी। कहने के साथ ही उसने गाड़ी फुटपाथ पर उतार दी। प्लीज राज, हम हमारे बीच में अंकल का जिक्र नहीं आना चाहिए। गजराज कोई जवाब दिए बिना गाड़ी से निकल गया। वो समझ सकता था कि बलवंत के कोठी के आगे चलने की सीमा को बहुत दुख है। चोर दृष्टि से पीछे ही रुक गई काली एम्बेसडर एक उड़ती ही नजर डालता हुआ डिग्गी की तरफ बढ़ा और फिर डिग्गी खोलते ही वह बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम? उसके मुंह से चिक निकल पड़ी। दांत बीचकर बहुत ही डरावने और खुंखार भाव से हंसा बलवंत। एक ही क्षण मात्र में गजराज पसीने पसीने हो गया। चेहरा ही नहीं, उसका सारा जिस्म सफेद पड़ गया। रूह तक कांप गई थी उसकी। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। कम से कम डिग्गी में इस अंधे पाजे की कल्पना नहीं की थी उसने, और इसलिए उसका दिल धक धक से जोर जोर से आवाज करने के बाद मानो तहां का तहां रुक गया था। बलवंत के हाथों में दबा रिवॉल्वर उसी की तरफ तना हुआ था। कुछ हुआ क्या राज? कौन है? कार के अंदर बैठी सीमा ने ऊंची आवाज में पूछा। गजराज के मुंह से निकलने वाली चीख शायद उसने सुन ली थी। गजराज के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल सका, अंकल यहाँ कार के डिग्गी में बैठे हैं। कार के बैठी सीमा ने जाने क्या कहा। राज सुन न सका, क्योंकि उसके उपरोक्त वाक्य के तुरंत बाद गुर्राकर बलवंत ने ही कहा था, डिग्गी में बैठे थे नहीं बैठे, बल्कि बैठे हैं। इसी डिग्गी में वे औजार हैं जिनसे ब्रेक फेल किए जा सकते हैं। पक्का दिमाग खराब हो गया। बौखलाकर गजराज चीख पड़ा। अंधा उसी क्रूर, डरावने और घृणित अंदाज में हंसा। ये हंसी ऐसी कि जो गजराज के भीतर तक हिलाई दे रही थी। अगर स्पष्ट लिखा जाए तो इस वक्त थरथर कांप रहा था। जिस्म का हर रोया खड़ा था। हंसने की हजरत पूरी करने के बाद बलवंत ने कहा, मैं जानता था कि सुअर के बच्चे, रास्ते में कहीं ना कहीं तेरे ब्रेक जरूर लूज होंगे और तू उन्हें कसने के लिए डिग्गी जरूर खोलेगा। आपके दिमाग में भरी गंदगी अभी दूर नहीं हुई है। जहां खड़े हो चुपचाप वहीं खड़े रहना। जरा भी हिले तो गोली मार दूंगा। गुर्राने के साथ ही बलवंत ने अपना एक पैर डिग्गी के बाहर लटकाया और फिर गजराज के निशाने पर ही डिब्बी को बाहर आ गया।
कार के अंदर बैठी सीमा लगातार चीख चीख कर अंकल को अपने पास आने के लिए कह रही थी। उसकी चीखों में क्रोध, जिज्ञासा और लाचारी का पुट था। गजराज भले ही उन चीखों की तरफ ध्यान दे रहा था, परंतु बलवंत ने बिछल नहीं दिया। डिग्गे से बाहर आकर व्यवस्थित होते ही उसने कहा, औजार उठाओ। गजराज डिग्गी की तरफ बढ़ गया। उसके साथ ही बलवंत के हाथ में दबे रिवॉल्वर का रुख उधर ही घूमता चला गया। बोला, तुम जानते हो कि कम से कम मेरे सामने किसी किस्म की चालाकी नहीं चलेगी, और अगर की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। गजराज को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी आंखों को धोखा दिया जा सकता है, किंतु अंधेपाजी को नहीं। औजारों की खड़खड़ाहट सुनते ही अगला आदेश दाग दिया, चलो तुम मेरी देख रेख में ब्रेक से छिड़खानी करोगी। औजार लिए गजराज अपने आगे की तरफ बढ़ने लगा। रिवॉल्वर से उसे कवर किए बलवंत के साथ ही था, और फिर शीघ्र ही वे दोनों सीमा की दृष्टि रेंज में आ गए। गुस्से और जिज्ञासा से वजूबूत चीखते चीखते सीमा का चेहरा लाल और सुर्ख हो गया था, और जब उसने बलवंत को गजराज पर रिवॉल्वर ताने देखा तो पगलाई सी चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है अंकल, क्या बदतमीजी है ये? तुम चुप रहो सीमा। कैसे चुप रहूं? निष्ठा की हद कर दी आपने। अभी तक आपसे संबंध विच्छेद कर लेने का दुख था, मगर अब आपकी इस हरकत के बाद तो मुझे आपसे नफरत हुई जा रही है। जानता हूं कि तुम चीखने चिल्लाने के ज्यादा इन हालातों में कुछ नहीं कर सकती। कार से बाहर निकलना भी तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तो इस सुअर के बच्चे को यहां घेरा है। मैं लाचार सीमा केवल उफन कर रह गई। तुम खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो बेटे? पूछ जाओ और गाड़ी के नीचे घुस जाओ। गाड़ी के लूज ब्रेकों को कसो, मगर जरा संभल कर, तुम्हें कसने के बाद मैं उन्हें चेक करूंगा। औजार लिए गजराज गाड़ी के नीचे घुस गया। सीमा चीख चीख कर हिस्टीरियाई अंदाज में बलवंत को गालियां बक रही थी, परंतु उनकी लेश मात्र भी परवाह किए बिना बलवंत भी सड़क पर बट लेट गया और अब रिवॉल्वर के से गाड़ी के नीचे का एरिया कवर करके गुर्राया। गाड़ी के दूसरी तरफ निकलने की कोशिश मत करना बेटे, सरसराहट होते ही गोली चल जाएगी। गजराज का ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। डिग्गी से यहां तक पहुंचने के बीच वह खुद को काफी हद तक नियंत्रित कर चुका था। दिमाग काम करने लगा था और उसने निश्चय कर लिया कि कम से कम आज वो कोई एक्सीडेंट तो करने वाला नहीं है। जब वो कोई गड़बड़ करने नहीं जा रहा तो डर किस बात का? हालांकि जरूरत नहीं थी कि, मगर फिर भी वो रिंच से ब्रेक को निप्पल को कसने का उपक्रम करने लगा। ऐसा करते समय उसकी नजर बलगमदार आंखों पर टिकी हुई थी। दिमाग में यूं ही विचार उभरा, जाने उल्लू का पट्टा क्या देख रहा है। चमक तो कुछ रहा नहीं होगा। अगर इसकी ज्योतिहीन आंखों के सामने मैं ब्रेक फेल कर भी दूं तो क्या खाक देख सकेगा, मगर मेरे निकलने के बाद स्वयं चेक तो करेगा। गजराज के जेहन में बड़ी तेजी से विचार कौंध रहे थे। अचानक ही उसे सूझा, अगर मैं ब्रेक पाइप को ढीला कर दूं तो क्या होगा? यह पाजी किसी भी हालात में पाइप को चेक नहीं करेगा। अगर कोई ब्रेक चेक करना चाहे तो वह सिर्फ निप्पल को ही चेक करता है, पाइप को नहीं। स्वाभाविक ही निप्पल को भी चेक करना है। इस बात की तरफ से किसी का ध्यान नहीं जाता कि पाइप ढीला हो सकता है। तो क्या मैं पाइप को ढीला कर दूं? इसी असमंजस में अब गजराज क्या करेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 45वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्या मैं पाइप को ढीला कर दूं? स्वभावतः यह अंधा निप्पल को ही चेक करेगा। भाई इसे बिल्कुल टाइट मिलेगा और निश्चय ही यह संतुष्ट हो जाएगा, मगर उससे लाभ क्या है? कम से कम आज एक्सीडेंट करना तो दूसरे कारणों से ही खतरनाक है। कोई भी गड़बड़ किए बिना कार के नीचे से निकलने का भी उसने इरादा बनाया था कि जेल में बिजली की तरह एक विचार बल्कि नहीं पूरी योजना कौंध गई। अगर मैं पाइप ढीला कर दूं तो यह निश्चय ही धोखे में आ जाएगा। गाड़ी के नीचे आकर निप्पल को चेक करेगा, कसा होने पर संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे रो के जासूस देख रहे हैं। ये भी देखेंगे कि मेरे बाद ये गाड़ी के नीचे अंधा घुसा था। बस बन गया काम। इसके संतुष्ट होने के बाद गाड़ी को यहां से लेकर चल दूंगा। रो के जासूसों को देखते ही देखते एक्सीडेंट हो जाएगा। गुड। और बाद में बयान दूंगा कि मेरे कसने के बाद बलवंत उन्हें चेक करने के बहाने से गाड़ी के नीचे घुसा और वास्तव में ब्रेक फेल करके आया था। ये काम इसने इसलिए किया क्योंकि सीमा और मेरी मौत के बाद करोड़ों की दौलत सिर्फ इसकी ही थी। वेरी गुड। अत्यधिक उत्साहित होकर गजराज बड़बड़ा उठा। उपराव संपूर्ण योजना किसी बिजली के समान गड़गड़ाकर उसके जहर में सिर्फ एक ही पल में उभरी थी, और फिर इस पर अगले 2 दिन पलों में ही वह विचार करने के लिए उसके मामला ठोस महसूस कर दिया। उसके हाथ तेजी से काम करने लगे। पाइप ढीला करने में समय लगना था। बिजली की इसी गति से वह रिंच का इस्तेमाल करने लगा। इस वक्त जितनी तेजी से उसके हाथ काम कर रहे थे उतनी ही तेजी से दिमाग भी। दिमाग में आगे तक की योजना सेट होती जा रही थी। जब 2 मिनट हो गए, बलवंत बोला,
क्या बात है बेटे, बहुत देर लग रही है। निप्पल ज्यादा ही ढीला हो गया था, बस कस गया। पहले तुम बाहर तो निकल आओ बेटे, बाद में चेक करेंगे कि निप्पल को कसा जा रहा है या ढीला किया जा रहा है। कर लेना बूढ़े शेर, कर लेना, निप्पल में तुम्हें मिलेगा क्या? मन में ही मन सोचते हुए गजराज ने पाइप को ढीला कर दिया और वो तेजी से सरकरक गड़ी के नीचे से बाहर आने लगा। उसके साथ ही कवर के बलवंत भी खड़ा हो गया। गजराज ने नफरत भरे स्वर में कहा, कर लो चेक। बलवंत के होठों पर बड़ी सी रहस्यमय और कुटिल उभर आई और वो बोला, हालांकि मुझे तुमसे इतने हौसले की उम्मीद तो नहीं है, इस रिवॉल्वर के सामने भी किसी तरह की गड़बड़ कर सको, मगर फिर भी बलवंत कच्ची गोलियां नहीं खेलता, अतः चेक किए बिना गाड़ी को यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। शौक से चेक करो, जब तक औजार डिग्गी में रखता हूं। कहने के साथ ही वो घूमा और डिग्गी की तरफ बढ़ गया। ऊपर से भले ही गजराज खुद को चाहे जितना भी सामान्य दर्शाने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु इस वक्त उसका चेहरा फक था। प्राण जैसे कंठ में ही उसके अटके हुए थे। आशा के विपरीत अगर वह पाइप को चेक कर बैठा तो बेड़ा गर्क। सारे औजार डिग्गी में डाल दिए। पिछली योजना के अनुसार उसने भले इन औजारों में से अपनी उंगलियों के निशान मिटाने की बात सोच रखी थी, मगर ताजी योजना में ऐसा करने का कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्सीडेंट करने के बाद अपने बयान में स्वयं ही कहने वाला था, हाँ, इन औजारों से मैंने ब्रेक ठीक किए थे। धड़कते दिल से उसने डिग्गी बंद कर ली। दिमाग में पुनः शंका उभरी, बूढ़े शेर को गाड़ी के नीचे इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं वो पाइप तक पहुंच तो नहीं गया? गजराज ने झुककर देखा, बलवंत उस पर रेंगता हुआ गाड़ी से बाहर निकल रहा था। गजराज ने सिपकाकर पूछा, मिली कोई गड़बड़ी? अंधा एक झटके से खड़ा हो गया। गजराज को एक एक क्षण और एक एक युग के समान लग रहा था। अपनी निस्तेज आंखों से घूरता हुआ बलवंत एकाएक हुई मुस्कुरा दिया और बोला, फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। बस? गजराज का हृदय बल्लियों से उछल पड़ा। सब कुछ हो चुका बेवकूफ, उसने मन ही मन सोचा, मगर प्रत्यक्ष से नफरत भरे कठोर स्वर में गुर्राया, अब मुझे गाड़ी के अंदर जाने का रास्ता दो। जरूर जाओ, मगर मैं गाड़ी में बैठूंगा। हरगिज नहीं। सीमा ने चीख कर विरोध किया, अब तुम मेरा कोई नहीं हो और इस गाड़ी में सारी दुनिया बैठ सकती है, मगर तुम नहीं। क्या? ये सोचने की बात है कि अमित आदमी, इसमें डरो नहीं राज, तुम अंदर आओ, सीमा ने पूरी कठोरता के साथ कहा था। उत्साहित होते ही गजराज ने बलवंत को एक तरफ हटा दिया। अंधे के होठों पर अजीब सी दर्दीली मुस्कान नाच उठी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद गजराज ने अभी बंद ही किया था कि बलवंत ने खिड़की के माध्यम से अपने दोस्तों से अंदर डालकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, अगर रास्ते में फिर वही ब्रेक कसने के लिए रुके तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मगर अब कम से कम बलवंत की परवाह नहीं थी राज को। इग्निशन में चाबी डालकर उसने घुमा दी। इंजन जाग उठा और गियर डालते ही गाड़ी आगे की तरफ सरक गई। उसने गिरेबान से अंधे के हाथ हट गई और फिर वह पीछे छूटता चला गया। सीमा में बड़बड़ाई जा रही थी, उस इस आदमी ने जलालत की हद कर दी। निस्ता की चरम सीमा पर उतर आया है ये। मुझे तो यह सोचकर भी शर्म आ रही है कि इस बेईमान को वर्षों तक मैं अपना अंकल कहती रही, परंतु कम से कम इस वक्त गजराज का ध्यान उसके किसी शब्दों की तरफ नहीं था। वो धीरे धीरे एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता जा रहा था। उसी क्रम में गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। मगर दिमाग में गाड़ी में इस तरफ रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। एक बार एक्सीडेंट के बाद दिए जाने वाले अपने बयान को मन ही मन दुरुस्त कर रहा था वो। गजराज को पूरा यकीन हो गया कि उसके खिलाफ ये साबित हो नहीं सकेगा, जबकि अब उस अंधे पाजी को उल्टे फंसवा देगा। योजना से हटाकर गजराज ने पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित कर दिया। अब उसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर मात्र उसमें से छलांग लगा देनी थी। फिर वह गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया। चेहरे पर पसीना उभरने लगा था। वो जानता था कि प्रतिपल बढ़ती हुई स्पीड पर यदि वह स्वयं भी चाहे तो अब कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तो बस किसी विशाल जड़ वाले पेड़ की तरफ स्टीयरिंग घुमाने के बाद उसे दरवाजा खोलकर बाहर जंप लगाई थी। क्या बात है राज, इतनी तेज ड्राइविंग क्यों कर रहे हो? सीमा ने कहा। सड़क पर नजर टिकाए गर्राज गुराया, बकवास बंद कर कुतिया, चुपचाप बैठी रहे। राज, इस क्षण जाने कैसे सीमा ने एक वाक्य रह रहकर गजराज के जहन में टकराने लगा। वो वाक्य सीमा ने बलवंत से कहा था, मेरे शंकर तो यही अंकल, मेरे शंकर तो यही है, यही है मेरे शंकर तो यही है अंकल। हालांकि काली एम्बेसडर में आज भी 3 ही जासूस थे, किंतु उनमें से कोई भी नहीं जो पिछले शनिवार के रहे हो। फिर भी गाड़ी के रुकने और गजराज को डिग्गी तक जाता देखकर उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसी स्पॉट पर एक्शन में आने पर अंजाम मैक के रूप में उन्हें ज्ञात था। मगर डिग्गी में से बलवंत को निकलते देखकर वे चौंक पड़े। उनमें से एक ने कहा उठा, लो, हम में से किसी को एक्शन में आने की जरूरत भी नहीं। अब हमें निश्चित हो जाना चाहिए
क्योंकि इस अंधे को अपनी बेटी को बहुत ज्यादा फिक्र है। वो इतना स्मार्ट है कि गजराज को कोई गड़बड़ करने का अवसर नहीं देगा। उसके बाद से सभी सहमत थे, अतः सारे ड्रामा को होता खामोशी से सभी देखते रहे। जब मर्सिडीज बलवंत के वहीं छोड़कर काफी आगे निकल गई तो काली एम्बेसडर आगे बढ़ी और फिर बलवंत के बगल में रुक गई। कौन है? बलवंत एकदम चौकस होकर चिल्लाया, परंतु वो कौन है करता ही रह गया, जबकि वहां पकड़कर उसे एम्बेसडर के अंदर खींच लिया गया। कार पूरी रफ्तार के साथ पुनः आगे बढ़ गई थी। सबसे पहले बलवंत का रिवॉल्वर कब्जे में लिया गया। तब उनमें से एक ने पूछा, कार के नीचे तुमने क्या देखा? कौन हो तुम लोग? बलवंत ने उल्टा सवाल किया। हम पुलिस के आदमी हैं। पुलिस? जल्दी बोलो, तुम उस डिग्गी में क्यों छुपे थे और गाड़ी के नीचे तुमने क्या देखा? और सुअर का बच्चा मेरी बेटी को मारना चाहता है। सीमा की हिफाजत के लिए ही मैं डिग्गी में घुसा था। मुझे शक था कि ब्रेक को लूज होने का बहाना करके वो गाड़ी रास्ते में कहीं रोककर उसे फेल कर देगा। फिर मैंने उस रामजादे में अपनी देख रेख में ब्रेक टाइट कराए हैं। दूसरे ने पूछा, तुम तो अंधे हो, क्या देख सके हो? गाड़ी के नीचे घुसकर मैंने ब्रेक निपल टटोलकर चेक की थी। किस अवस्था में थी? बिल्कुल टाइट। अगर जरा भी लूज होती तो क्या मैं उस हरामी के पिल्ले को जाने देता? गुड। कहने के बाद उसने ड्राइवर कर रहे जासूस से कहा, स्पीड बढ़ाओ, मर्सिडीज अभी नजर नहीं आ रही है। और स्पीड बढ़ाने के बाद 3 मिनट बाद ही मर्सिडीज नजर आने लगी। 2 मिनट बाद अचानक ही मर्सिडीज की स्पीड क्रमशः बढ़ने लगी। एम्बेसडर का ड्राइवर भी अपनी स्पीड उसी अनुपात में बढ़ाता चला गया, परंतु शीघ्र ही वो चौंका, क्योंकि बढ़ते बढ़ते मर्सिडीज की स्पीड आश्चर्यजनक स्तर पर बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा कि अब एम्बेसडर उसका साथ नहीं दे सकती थी। एक बोला, क्या चक्कर है, वो इतनी स्पीड में क्यों बढ़ा रहा है? अबे तूने ब्रेकों को ठीक से चेक भी किया था या नहीं? दूसरे ने बलवंत से पूछा। मैंने तो चेक किया था, ब्रेक बिल्कुल ठीक थे, मगर बात क्या है? लेकिन उनमें से कोई भी बलवंत के सवाल का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि तभी मर्सिडीज रिवॉल्वर की तरह निकली गोली की तरह तेजी से एक पेड़ की तरफ झपट गई। एक झटके में कार का अगला दायां दरवाजा खुला। उन्होंने हवा में तैरते सीमा के जिस्म को देखा। उधर ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा भी खुला। गजराज ने गाड़ी से बाहर जंप लगानी चाहिए, परंतु जाने कैसे वह खुले दरवाजे के बीच ही खुलकर रह गया और अगले पल से एकदम धड़ाम की आवाज आई। एक कानभेदी विस्फोट हो गया। मर्सिडीज के पेड़ से टकराने की आवाज दूर दूर तक गूंज गई और भयंकरतम एक्सीडेंट तीनों जासूसों ने अपनी आंखों से देखा था। विशाल वृक्ष पर चरमरा गया। मर्सिडीज के पेड़ से टकराते ही एक झटके के साथ हवा में खुलना गजराज का जिस्म किसी गेंद की तरह उछला। वास्तव में एक चीख गुजी। पलक झपकते ही उन्होंने गजराज के सिर से पेड़ की जड़ टकराकर खील खील होते हुए देख लिया। इतना सब कुछ करीब आधे क्षण में ही हो गया था। ब्रेकों की तीव्र चरमराहट के साथ काली एम्बेसडर दुर्घटना स्थल से थोड़ी इधर ही रुक गई। बलवंत के परवाह न करके तीनों जासूस मर्सिडीज की तरफ लपके। बलवंत पागलों की तरह चीख रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? पेड़ से काफी दूर गजराज की लाश पड़ी थी, अत्यंत ही विभत्स लाश। उसे देखकर तीनों जने ठिठक गए, कलेजे मुंह में आ गई उनके, और अभी जड़वत खड़े ही देख के सड़क के पार से सीमा के करहाने की आवाज आई। ओह! उनमें से एक चीखता हुआ उधर भागा, उसे संभालो, वो शायद अभी जिंदा है। सीमा की करहा बलवंत के कानों में भी पहुंच चुकी थी। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। हतप्रभ सी अवस्था में मिस्टर चीफ कहते ही जा रहे थे, जो हम सोच रहे थे, जो पंडित जी ने कहा, जो साफ साफ नजर भी आ रहा था, घटना उसे बिल्कुल विपरीत घटी है। सब कुछ उलट। वो गजराज मर गया और सीमा जीवित बच गई। कुछ समझ में नहीं आता सर, उनके सामने बैठे रो के एक जासूस ने कहा। यह उन्हीं तीनों में से एक था जिन्होंने एक्सीडेंट होते अपनी आंखों से देखा था। वेन लिटोरों में से बड़ी मुश्किल में से एक का पता लगा था। हमने उसी के माध्यम से अन्य वेन लिटोरे को और वेन तक के मंसूबे बनाए थे, मगर वही न रहा। इस मामले में जहां के तहां आ गए। सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वह स्वयं कैसे मर गया, जो अपनी बीवी का मर्डर करने की योजना पर काम कर रहा था। कैसे ये हो गया सब? मैंने आपको बताया था सर कि गाड़ी के कूदने की कोशिश उसने भी की थी, मगर कूदा क्यों नहीं? तुम्हारा कहना है कि दरवाजे बीच में ही लटक रह गया। हम पूछते हैं क्यों, कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बलवंत का कहना है कि गजराज के बाद उसने ब्रेक्स को चेक किया था, वे बिल्कुल ठीक थे। फिर एक्सीडेंट आखिर हो कैसे गया? शायद दुर्घटनाग्रस्त कार का निरीक्षण करने के और सीमा के बयान लेने के इस डिटेल दुर्घटना से प्रश्न चिन्हों पर कोई प्रभाव पड़े सर। हमें भी यही आशा है। दुर्घटनाग्रस्त कार का निरीक्षण करने के लिए हमने रो के कई इन्वेस्टिगेटर्स को भेज रखा है। शायद कुछ ही देर में उनकी रिपोर्ट आ जाए।
और फोन के घंटे मानो मिस्टर चीफ के वाक्य की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। मिस्टर चीफ ने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कुछ ही देर तक बातें करते रहे और अंत में ओह करके रिसीवर रख दिया। कुछ पता लगा सर? जवाब देने के स्थान पर मिस्टर चीफ ने उल्टा प्रश्न किया। अपने बयान में मिस्टर बलवंत ने तुमसे क्या कहा था? यही ना कि उसने ब्रेक को निपल चेक किया था? यस सर। लेकिन हुआ क्या? क्या बताएंगे चीफ? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।